जब हम किसी भूखे की मदद करते हैं, किसी गरीब की मदद करते हैं, कोई इंसान भूखा है और हम उसे खाना दे देते हैं, कोई इंसान परेशान है, कोई आदमी परेशान है पैसे से लेकर या फिर किसी और चीज़ से लेकर, जब हम उसकी एक मदद करते हैं, उसे कुछ दे देते हैं, कुछ पैसे दे देते हैं या फिर किसी भिखारी को 2-4 रुपए दे देते हैं, तो हमें एक अलग से खुशी, एक अलग से मानसिक शांति मिलती है। हमें ऐसा लगता है कि किसी गरीब की हमने मदद की, एक अच्छा काम किया है। और हमें अक्सर ये चीज़ें बताई भी जाती हैं, कभी हमारे घर घर के बुजुर्गों के द्वारा, कभी किताबों में, कभी स्कूल में टीचरों के द्वारा कि हमें किसी गरीब की मदद करनी चाहिए, कोई परेशान है तो उसके साथ खड़ा होना चाहिए, उसकी सहायता करनी चाहिए, कोई भूखा है तो उसे खाना देना चाहिए। और हमारी किताबों में तो ऐसी ऐसी कहानियां हैं जिसमें लोग खुद को भूखा रखकर किसी भूखे को खाना देते हैं। तो इन सब कहानियों की वजह से हमें हमारे दिमाग पे जो एक प्रभाव है कि किसी गरीब की मदद, किसी भूखे की मदद जरूर करनी चाहिए। लेकिन आज की जो कहानी, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी को सुनने के बाद, इस घटना को जानने के बाद, कहीं ना कहीं आपका ये जो नजरिया है, ये जो एक मानसिक शांति होती है कि किसी गरीब की मदद करनी चाहिए, किसी भूखे को खाना देना चाहिए, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें अब बदलने वाली हैं। और शायद आज की कहानी सुनने के बाद आप किसी गरीब की, किसी दुखिया की, किसी भूखे की मदद करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह। आज मैं जिस कहानी के साथ, जिस सच्ची घटना के साथ हाजिर हुआ हूँ, इस कहानी ने, इस घटना ने कई पहलू, कई ऐसी चीजें जो हमने बचपन से सीखी थी, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी गरीब की मदद करनी चाहिए, किसी भूखे को खाना देना चाहिए, ये सारी चीजें इस घटना के बाद, इस कहानी के बाद अपने आप में बदल सी गई थी। उस जगह पे लोग किसी गरीब की मदद करने से पहले, किसी भूखे को खाना देने से पहले, किसी भिखारी को कुछ देने से पहले आज भी 1000 बार सोचते हैं। और जब कोई उनके घर के सामने खाना मांगने आ जाता है या फिर कुछ मांगने आ जाता है, तो उन आदमियों की रूह आज भी कांप जाती है, जिस इलाके में, जिस मोहल्ले में ये घटना हुई थी। तो अब सीधा चलते हैं इस कहानी के ऊपर, इस घटना के ऊपर। लेकिन कहानी शुरू करूं, इस घटना को बताऊं आपको, उससे पहले आपसे वही अनुरोध, वही निवेदन कि अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं, हमारे चैनल पे नए हैं, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि जब आप एक लाइक करते हैं, एक सब्सक्राइब करते हैं, एक प्यारा सा कमेंट कर देते हैं, तो आप अपने आप में मुझे एक ग्लास ग्लूकोज खुद से अपनी तरफ से दे देते हैं, कल की मेहनत के लिए, कल और अच्छा काम करने के लिए, अच्छी अच्छी वीडियोज, अच्छी अच्छी कहानियां रिसर्च करके आपके सामने लाने के लिए। तो आपसे वही अनुरोध, वही निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक, एक कमेंट, एक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। तो साल 2001 में नवंबर महीने में गोरखपुर में एक जगह है, शिवाजी नगर, एक कॉलोनी है। वहां पे एक बैंक मैनेजर, जिनका नाम राकेश राय था, एक बैंक के कर्मी थे, बैंक मैनेजर थे। बहुत ज़्यादा इज्जत था आप आसपास के मोहल्लों में, चूंकि जो ऐसे लोग होते हैं, खासकर 2001 में एक बैंक मैनेजर होना कितनी बड़ी बात थी। तो आसपास के मोहल्ले में पूरा इज्जत, पूरा रुतबा, पूरी शान और शौकत से मैनेजर साहब रहा करते थे। न किसी से ज़्यादा मतलब था, न किसी से ज़्यादा वो था। सुबह अपने काम पे निकलते, काम से आने के बाद रात को घर आते, बाकी पूरे परिवार के साथ। परिवार में भी ये थे, इनकी पत्नी थी, बेटा था, बेटे की पत्नी थी, इनकी एक बेटी थी, और इनके बेटे के 3 बच्चे थे। तो टोटल 8 लोग ये खुशी खुशी अपने परिवार में रहा करते थे। पूरे जो आसपास के पड़ोस के लोग थे, उनसे बहुत अच्छा संबंध था, बहुत अच्छा रिलेशन था, सबसे घुलना मिलना, उठना बैठना, ये सारी चीजें 2001 तक इनके परिवार के साथ थी। और नवंबर महीने में जब 21 तारीख को, 21 नवंबर को छठ की पूजा आती है, तो जो इनके पड़ोसी थे, अमित सिंह, ये सुबह सुबह इनके घर पे आते हैं जगाने के लिए। क्योंकि जब देखते हैं कि घर का दरवाजा खुला है, और आमतौर पे जब ऐसी चीजें होती थी, सुबह सुबह अमित निकलते थे, तो जो राकेश राय थे वो अक्सर बाहर ही बैठे मिलते थे, अपने घर के बाहर। चूंकि ठंडी का महीना था तो धूप सेकने बाहर बैठे मिलते थे, और एक दूसरे के साथ बैठ के चाय वगैरह पीते थे, काफी घनिष्ठ मित्रता थी। तो जब सुबह सुबह अमित देखते हैं कि घर का दरवाजा खुला है, और ये राकेश राय जो हैं अभी घर से बाहर नहीं निकले हैं, तो राकेश राय को बुलाने के लिए, उनसे मिलने के लिए और छठ पूजा की बधाई देने के लिए वो सीधा सीधा घर के अंदर जाते हैं, चूंकि ये रोज का उनका आना जाना था, और बुलाने के लिए आवाज देते हैं। लेकिन जैसे ही अमित सिंह घर के अंदर जाते हैं, तो घर के अंदर जाने के बाद अंदर का जो नजारा था, उसे देखने के बाद अमित सिंह, जो कि 40-45 साल उनकी उम्र थी, काफी ऐसी चीजें वो जानते थे, कोई बच्चे नहीं थे, लेकिन घर का नजारा इतना ज्यादा खौफनाक था कि उसे देखने के बाद अमित सिंह बेहोश होकर गिर जाते हैं, और लगभग आधे से 1 घंटे बेहोश रहते हैं, क्योंकि अंदर का नजारा इतना ज्यादा खौफनाक था। उसके बाद जब उन्हें आधे घंटे बाद होश आता है, वो फिर से सामने उनके वही नजारा होता है, तो नजारा फिर देखने के बाद अमित सिंह की ना चाहते हुए भी चीख निकल जाती है। और चीख इतनी जोर की थी, इतनी तेज की थी, कि पड़ोस के जितने लोग थे, बगल के जितने लोग थे,
सबको चीख सुनाई देती है, सब लोग भाग के दौड़ते हुए जो राकेश राय का घर था उसके अंदर धड़धा के घुसते हैं। और अंदर का नज़ारा देखने के बाद जो वो लोग घुसे थे अंदर, जब वो नज़ारा देखते हैं अंदर का जो खौफनाक सीन था, उसे देखने के बाद अंदर उन लोगों के पांव पड़ नहीं रहे थे कि एक कदम और आगे जाके घर की और हालत देख लें। उसके बाद आनन फानन में वो लोग पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस मौके पे आती है और जो पुलिस नज़ारा देखती है तो शायद ये नज़ारा भी पुलिस वालों के लिए अब तक का सबसे भयानक नज़ारा था। दरअसल अंदर का जो नज़ारा था उसमें वो देखते हैं कि राकेश राय को बुरी तरीके से चाकुओं से और धारदार हथियार से काट के अलग कर दिया गया था। जगह जगह पे उनके चीरे लगाए गए थे, गर्दन पे, सर पे, सीने पे, और चीरा इतना ज़्यादा गहरा था कि अंदर के जो पार्ट्स जैसे वो दिल था चाहे फेफड़ा, तो वो सारे उस चीरे से बाहर झांकते हुए दिखाई दे रहे थे। और ऐसे ही सेम राकेश राय के बेटे के साथ हुआ था। मतलब घर के दो आदमी, जो दो पुरुष थे, उनको काट के मार दिया गया था बहुत बुरी तरीके से। और घर की जो राकेश राय की पत्नी थी उनको किसी धारदार हथियार से पहले तो काटा गया था और किसी लोहे की रॉड से या फिर किसी डंडे से, किसी लठ से उनके सर पे इतना ज़्यादा वार किया गया था कि सर का जो भेजा था, दिमाग के अंदर का जो भेजा था, वो सर से बाहर निकल आया था। और ऐसे ही राकेश राय की पत्नी के साथ किया गया था। और उसके बाद जो छोटे छोटे बच्चे थे, जो मात्र 7 से 8 साल के बच्चे थे, 3, उन बच्चों को जब वो देखते हैं घर के और अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि दीवार पे खून के धब्बे लगे हुए हैं और बच्चों की लाश उसी दीवार से सटी हुई पड़ी हुई है। यानी उन बच्चों को जिसने भी मारा था उसने उन बच्चों को पकड़ के दीवार से लड़ा लड़ा के उनका सर उसी दीवार पे पटक पटक के तब तक पटका था जब तक उन बच्चों की सांसें उखड़ नहीं गई, सांसें टूट नहीं गई। अब उसके बाद जब थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो उन्हें एक लड़की दिखाई देती है जो राकेश राय की बेटी थी, मात्र 16 से 17 साल की उम्र। वो लड़की, सांसें तो उसकी चल रही थी लेकिन देखने में एकदम मुर्दा हालत में पड़ी थी, बहुत धीमी धीमी सांसें चल रही थी। लेकिन पुलिस वालों में से एक पुलिस वाला उस लड़की को देख लेता है कि इस लड़की की सांस अभी चल रही है, तो आनंद फानंद में उस लड़की को उठाते हैं और लेके अस्पताल भेज देते हैं। और इधर इन लाशों को भी पोस्टमार्टम के लिए और इन सारी चीज़ों के लिए अपने पूरे जगह को सील करते हैं, उस घर को सील करते हैं और इन लाशों को कब्जे में ले जाके पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अब ये बात जब उस घर से बाहर जाती है, उस मोहल्ले में जो शिवाजी नगर कॉलोनी थी, उस कॉलोनी से फिर धीरे धीरे पूरे गोरखपुर में फैलती है। क्योंकि ये कांड इतना बड़ा था, इतना विवश था कि एक ही घर के 7 लोगों को बेहद निर्दयी तरीके से मारा गया था और 8वें जो लड़की थी उसे मुर्दा जान के छोड़ा गया था। यानी मारने वालों ने तो 8 लोगों को मारा था, उस लड़की की किस्मत थी कि वो लड़की जिंदा बच गई। तो एक घर के 7 लोगों को मारा गया और 8वें लोग जो थे अपनी किस्मत से जिंदा बची थी। तो एक घटना गोरखपुर से निकलती है, गोरखपुर से फिर पूरी उत्तर प्रदेश में फैलती है और उत्तर प्रदेश से फिर पूरे हिंदुस्तान में इस घटना की चर्चाएं होने लगती हैं। अब सारा दबाव, सारा जो प्रेशर था वहां की पुलिस पे आता है कि जल्द से जल्द इस घटना में जो शामिल है, जो अपराधी शामिल है, उसको पकड़ा जाए। अब पुलिस अपने तरीके से जांच करती है लेकिन सुराग के नाम पे, सबूत के नाम पे कोई भी चीज, कोई भी जानकारी पुलिस के हाथ नहीं आती। पुलिस छानबीन करती रहती है। अब किससे पूछा जाए, 7 लोग मर चुके हैं और जो 8वीं बच्ची है उसके सर पे इतनी गंभीर चोटें आई हैं कि वो अभी तक बेहोश से कोमा में है। तो सारा का सारा जो ध्यान था, चाहे वो मीडिया हो, चाहे पुलिस हो, चाहे आसपास के लोग हों, चाहे पूरे देश के लोग हों, उनका जो सारा ध्यान था वो उसी बच्ची पे टिका हुआ था कि अभी बच्ची जल्दी से, भगवान से सब दुआ कर रहे थे, ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहे थे कि ये बच्ची जल्दी से ठीक हो जाए और ठीक होने के बाद उस घर में क्या हुआ था ये सारी जानकारी तो अब यही बच्ची दे सकती है। तो सारे लोग बेहद बेसब्री से उस बच्ची के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। अब समय बीतता जाता है, इस घटना को 1 दिन बीतते हैं, 2 दिन बीतते हैं। इधर पूरी मीडिया में मामला दिल्ली तक जाता है। दिल्ली से, केंद्र से ये आदेश आता है कि जल्द से जल्द इस मामले की जांच की जाए, जो भी इसमें शामिल है उन्हें पकड़ा जाए, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और इधर गोरखपुर के लोगों में और आसपास के पूरे पूर्वांचल के लोगों में एक तरह से दहशत फैल गई थी, क्योंकि मारने का तरीका और अंदर की जो लाशों की हालत थी इतनी ज्यादा भयानक थी, इतना ज्यादा भयावह थी कि उसे देखने के बाद जिसने इस घटना की कुछ तस्वीरें देखी, कुछ चीजें देखी, किसी में अब हिम्मत नहीं हो रही थी कि रात को चैन से कोई सो नहीं सकता था कि क्या पता कल ऐसे मेरे साथ हो जाए, खासकर उस आसपास गोरखपुर के उस शिवाजी नगर कॉलोनी के इलाके में। तो एक तरह से डर का, एक तरह से भय का माहौल था और सारा जो दबाव था मीडिया वाले वहाँ की पुलिस पे बनाते, इधर केंद्र का भी दबाव था, फिर वो राज्य सरकार का भी दबाव आता है।
सारे मामले की जांच बेहद तेजी से की जा रही थी, लेकिन सारे सबूत जो सुराग थे वो उसी बच्ची पे आके अटक रहे थे कि बच्ची होश में आएगी तो कुछ बताएगी। अब समय बीतता जाता है और लगभग 3 दिन बाद वो बच्ची होश में आती है। और होश में आते ही जब पुलिस वाले उससे पूछते हैं तो वो बच्ची बताती है कि 20 तारीख की रात को, मतलब 20 नवंबर 2001 को हमारे घर के सामने एक महिला आवाज़ देती है। आवाज़ देते हुए महिला कहती है कि माँ, माई कुछ खाने को मिलेगा? हम गरीब हैं, हम भूखे, हम बंजारे हैं, हम घूम रहे घुमंतू हैं। कुछ खाने को मिल जाता तो बहुत अच्छा था। ऐसी आवाज़ जब वो महिला देती है बाहर से, तो जो राकेश राय की पत्नी थी, बेहद धार्मिक, उनके दरवाजे से कोई इंसान खाली नहीं गया था। तो सीधा सीधा वो जब बाहर निकलती हैं तो देखती हैं एक बच्चा उस महिला की गोद में बेहद तेजी से रो रहा है। इतना तेज से रो रहा है कि उसकी आंख से, नाक से, हर जगह से पानी गिर रहा है। तो महिला कहती है, राकेश राय की पत्नी कहती हैं कि क्या हुआ है, बच्चा कुछ बीमार लग रहा है क्या, ये इतना काहे रो रहा है? तो महिला जो थी उसी बच्चे के साथ रोते हुए कहती है कि माई क्या बताऊं, ये जो मेरा बेटा है पिछले 2 दिन से कुछ खाया नहीं। गरीब आदमी हूँ, खाने पीने की बड़ी दिक्कत है, इसीलिए तो आज भीख मांग रही हूँ ताकि इस बच्चे को कुछ खिला सकूं। अब इतना जब राकेश राय की पत्नी सुनती हैं तो उनके भी कलेजे पे एक तरह से सांप लौट जाता है कि एक बेचारा 2-3 साल का बच्चा इस तरह से भूखी हालत में रो रहा है। तो इतना सुनने के बाद राकेश राय की जो पत्नी थी उनको बहुत दया आती है। वो कहती हैं कि अच्छा तुम लोग बैठो और मैं कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ, कुछ बनाती हूँ, क्योंकि अभी दोपहर हो गया तो खाने तो खत्म है लेकिन बना रहे हैं, तुम बैठो यहीं पे। उस बच्चे को भी थोड़ा सा पुचकारती हैं और घर में बनाने चली जाती हैं। जैसे ही वो राकेश राय की पत्नी घर में बनाने जाती हैं तो बाहर से कुछ और आवाजें आती हैं। तो फिर ये भाग के बाहर जाती हैं तो देखती हैं कि लगभग 2 से 3 महिलाएं थी। और वो जो पहली महिला आई थी कहती है कि माई जब आप इंतजाम कर ही रही हैं तो हम सबका कर दीजिए, हम लोग की दुआ लगेगी आपको। क्योंकि ये मैनेजर का घर था, पैसे की कोई कमी नहीं थी, तो इन्हें कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती। ये सीधा सीधा किचन का रुख करती हैं कुछ खाने वगैरह बना के उन बच्चों को और उनकी माताओं को, जो महिलाएं आई थी उनको खिलाती हैं और सबसे कहती हैं कि कुछ चाहिए नहीं, बस आप लोग दुआ दीजिए। लेकिन उस बेचारी भली महिला को क्या पता था कि ये जो लोग आए थे ये दरअसल बावरिया गैंग के लोग थे और इनके घर की रेकी कर रहे थे। अब जब ये सारी चीजें हो जाती हैं, जब ये खाना खिला के खुशी खुशी विदा कर देती हैं, फिर इधर शाम का वक्त होता है, मैनेजर साहब घर आते हैं। घर आने के बाद बच्चों से, जो उनके नाती पोते थे, उनसे खेलते हैं और खेलने के बाद लगभग रात के 9 बजते हैं। तभी दरवाजे पे कुछ आहट होती है। तो आमतौर पे जैसे हर घर के छोटे बच्चों की आदत होती है कि दरवाजे पे कोई जब आहट होती है तो बच्चे सबसे पहले कूद के जाते हैं देखने के लिए, दौड़ के जाते हैं। तो ऐसे ही आंगन में इनके जो तीनों छोटे छोटे बच्चे थे ये खेल रहे थे। जब ये देखते हैं कि दरवाजे पे कुछ कोई आवाज दे रहा है, कोई खटखटा रहा है, तो ये दौड़ के उस दरवाजे पे खोलने के लिए, देखने के लिए कौन आया इस कौतूहल भरे एक बच्चा दौड़ के जाता है। और जैसे ही दरवाजा खोलता है तो थोड़ा सा सहम जाता है, थोड़ा सा डर जाता है, क्योंकि दरवाजे के सामने जो खड़ा था और जो लोग खड़े थे वो पूरे नंगे, सिर्फ एक लंगोट पहने हुए थे और उनके शरीर पे कुछ काला काला सा लेप लगा हुआ था। अब देखने में लोग इतने भयानक लग रहे थे कि उन बच्चों की चीख निकल जाती है और सीधा सीधा वो घर के अंदर भागने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो बच्चे भागने लगते हैं तो उन्हीं में से कुछ लोग जो आए थे उन बच्चों को कस के पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद घर के आंगन में लेके आते हैं और जो दरवाजा था उसे अंदर से बंद कर देते हैं। अब इतना होने के बाद जब बच्चों की चीख निकलती है तो जो राकेश राय थे, आमतौर पे कोई भी होगा तो भाग के जाएगा, क्या हुआ मेरे बच्चों के साथ। तो राकेश राय जैसे ही भाग के आते हैं और देखते हैं कि उनके बच्चे को एक 2-3 लोग जो हैं कस के पकड़े हुए हैं, तो उनसे लड़ने के लिए, उनसे छुड़ाने के लिए राकेश राय तेजी से भागते हुए आगे आते हैं, पूछते हैं कि कौन हो, ऐसे तो घर में क्यों घुसे चले आ रहे हो। अब जैसे ही जब ये वाक्य राकेश राय के मुंह से निकलता है तो उसी में से एक आदमी राकेश राय के सर पे एक लोहे के सरिये से वार करता है। अब जब ये वार होता है तो गस खा के राकेश राय जो थे गिर जाते हैं। इसके बाद उन बच्चों को दीवार, चूंकि बच्चे बहुत ज्यादा शोर मचा रहे थे, तो राकेश राय को मारने के बाद उनको चाकू से, जो वहीं पास में चाकू रखे थे उस चाकू से काटते हैं। और काटने के बाद वो बच्चे जब शोर मचाने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, तो राकेश राय और उनके घर वाले, तब तक इधर घर वाले भी दौड़ के आते हैं। उनका बेटा आता है, बहू आती है, पत्नी आती है और वो लड़की भी आती है। तो उन्हीं सबके सामने उन बच्चों को दीवार से पटक पटक के, मतलब आप सोचिए कितना खौफनाक नजारा था, एक घर वालों के सामने उनके मासूम बच्चों को
किस तरीके से पटक पटक के मारा जा रहा था। इधर जो भी छुड़ाने आते किसी के सर पे सरिये से, किसी के सर पे डंडे से वार किया गया था। अब जब बच्चों को पटक पटक के मार दिया जाता है, बच्चों की आवाज़ें बंद हो जाती हैं, सांसें टूट जाती हैं, तो फिर बाकी घर के लोगों को सेम तरीके से, किसी को सरिया से, किसी को चाकू से, किसी को डंडे से, तब तक मारा जाता है जब तक वो लोग मर नहीं जाते। यानी ये जो लोग आए थे, इनका पहला मकसद तो घर के सभी लोगों को मार देना था, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे महिलाएं हों, सबको मारना था। अब इसी क्रम में राकेश राय की जो बेटी थी, जो ये सारी चीजें, सारा वाकया बता रही थी, बयान कर रही थी, उसके भी सर पे एक डंडा तेजी से मारा जाता है। लेकिन इस लड़की की किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी थी और भगवान इसके साथ खड़े थे कि ये जब इसके सर पे डंडा लगता है तो जिस जगह जाके गिरती है उस जगह पे इसके भाई का, इसकी माँ का और इसकी भाभी का खून फैला हुआ था। तो रात का वक्त था जब वहां पे जाके गिरती है उस जगह पे, तो बावरिया गैंग के लोगों को लगता है कि ये सारा खून जो है इस लड़की के सर से निकला है, यानी ये लड़की भी मर गई होगी, यानी इस लड़की को भी मुर्दा जान के छोड़ा गया था। अब जब ये सारी बातें लड़की बता रही थी तो पुलिस वालों के एक तरह से हाथ पांव कांपने लगे थे कि ये इतने जालिम, इतने दुर्दांत लोग हमारे गोरखपुर में हैं। अब ये सारी चीजें बताती, फिर बताती है कि ये लोग फिर हमारे घर के अंदर गए, एक एक कमरे से एक सारी चीजें चेक की कि कोई छुपा तो नहीं है, और जो भी चीजें इन्हें मिली ये सारी चीजें इन्होंने चुराई, वहां से लूटी और लूट के चले गए। तो जब ये सारी बातें बताती, ये सारी चीजें होती है, तो सारा अब जो पब्लिक का कौतूहल था, लोगों का कौतूहल था, और जो स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र की सरकार, ये सारी चीजें थी, उनकी एक ही मांग थी कि अब जल्द से जल्द इन लोगों को पकड़ा जाए ताकि किसी घर में ऐसा हादसा दोबारा ना हो। अब पुलिस हरकत में आती है, एक एक करके लोगों को पकड़ती है। लेकिन ये कहा जाता है, ये आज भी माना जाता है कि जो बावरिया गैंग है वो इतना ज्यादा बड़ा है, इतना ज्यादा, मतलब इसमें इतने ज्यादा लोग हैं कि कभी इस गैंग को, इस ग्रुप को कभी कंप्लीटली खत्म नहीं किया जा सका। तो इस घटना के बारे में भी जब लोगों, मतलब उन लोगों को उठाया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है, तो कुछ चीजें निकल के सामने आती हैं। पहली, जब बावरिया गैंग के लोग निकलते हैं ऐसे, मतलब लूटपाट के लिए निकलते हैं, तो पहले एक मंदिर में जाके दीपावली से पहले एक खास किस्म की पूजा, एक खास किस्म की तंत्र मंत्र टोटके करते हैं। वो एक बकरी ले जाके उस मंदिर में छोड़ते हैं, और छोड़ने के बाद अगर वो बकरी जो है, जो मूर्ति होती है देवी की, उनकी तरफ जाती है, तो फिर वो लूटपाट के लिए आगे बढ़ते हैं, और अगर वापस लौट आती है तो फिर वो लूटपाट नहीं करते हैं। ये पहली चीज थी। दूसरी चीज ये थी कि जब ये निकलते हैं किसी जगह लूटपाट के लिए, तो दिन में, जैसे इस घटना में भी हुआ, दिन में ये सारी चीजें चेक कर लेते हैं, सारी चीजों की रेकी कर लेते हैं कि किस घर में डाका डालना है, किस घर में करना है, ये चीजें ये दिन में फाइनल कर लेते हैं। और रात में ये अपने सारे कपड़े निकाल के, ये कभी और नंबर पे नहीं चलते, जैसे 3, 5, 7 इन सब में नहीं चलेंगे, हमेशा 2 के ग्रुप में, 4 के ग्रुप में, 6 के ग्रुप में, 8 के ग्रुप में, ऐसे ये चलते हैं। और जब ये डकैती के लिए जाते हैं, लूटपाट के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले अपने सारे कपड़े निकाल देते हैं और अपने शरीर पे या तो एक सरसों का तेल लगा लेंगे या फिर मोबिल लगा लेंगे, ताकि अगर कभी इनको पकड़ने की कोशिश की जाए, इनको पकड़ा जाए, तो पकड़ने के बाद ये इतने ज्यादा फिसलन भरे हो कि कोई इन्हें पकड़ ना पाए, ये फिसल के वहां से उनके हाथों से निकल के भाग सके। ये तो हो गई दूसरी बात। तीसरी बात ये थी कि ये सोने, चांदी और पैसे के अलावा किसी और चीज को हाथ नहीं लगाएंगे, चाहे वहां पे कोई 10 लाख की टेलीविजन रखी हो, फ्रिज रखी हो, या फिर कोई और चीज रखी हो, ऐसी चीजों को ये कभी हाथ नहीं लगाएंगे। ये आएंगे और ये सोने चांदी, आभूषण और नकदी रुपए यही लूटेंगे। और चौथी और सबसे खतरनाक जो बात है इस गैंग के लिए, इस ग्रुप के लिए, कि अगर ये गैंग, ये ग्रुप किसी घर में जाता है लूटपाट करने के लिए, और जो अगर घर वाले कॉपरेट करें, ये कहें कि ठीक है आप हमें मारिए मत, आपको जो लेना आप लेके चले जाइए, तो इस पे ये सहमत नहीं होते हैं। इनका मानना है कि लूटपाट करने जाओ तो जितने लोग हैं पहले सबको मार दो, बिना हिंसा के, बिना क्रूरता के कोई लूटपाट नहीं होती। अब ये चौथी बात जब बावरिया गैंग के लोग बताते हैं तो पुलिस वालों की भी हवा खराब हो जाती है, उनके हाथ पांव कांपने लगते हैं कि ये, मतलब किस तरह के लोग हैं। अगर घर वाले कह रहे हैं कि भैया हमें मत मारो, आपको जो लेके जाना आप लेके जाओ, तो इस पे भी ये लोग जो हैं सहमत नहीं होते। इनका ये है कि हम मारेंगे, मारने के बाद अपने तरीके से लूटेंगे। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी बावरिया गैंग के एक ऐसे हमले के बारे में, एक ऐसे लूटपाट के बारे में, जिसे सुनने के बाद आज भी गोरखपुर के लोग और आसपास के लोग जिन्होंने ये घटना जानी है, ये घटना सुनी है, उनके हाथ पांव
आज भी कांप जाते हैं, उनके अंदर एक सिहरन सी पैदा हो जाती है, उनके अंदर एक डर की भावना आ जाती है, क्योंकि इससे पहले ऐसी कोई घटना खासकर पूर्वांचल में नहीं घटी थी। और इस घटना को जानने के बाद जब इस घटना के बारे में लोगों को पता चला, तो किसी भिखारी को भीख देने से पहले, किसी भूखे को खाना देने से पहले, किसी गरीब की मदद करने से पहले, आज भी वहाँ के लोग, और शायद ये वीडियो देखने के बाद आप भी 1000 बार सोचेंगे कि किसी भूखे को मदद करने पे, किसी भूखे को खाना देने पे अगर ऐसा फल मिलता है, ऐसा रिजल्ट सामने आता है, तो शायद आज के बाद हम किसी गरीब की, किसी भूखे की मदद नहीं करेंगे। फिलहाल ये थी पूरी कहानी बावरिया गैंग और उसके एक खौफनाक लूट की। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, एक प्यारा सा कमेंट मेरे लिए जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया कि जब आप एक लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो आप अपनी तरफ से एक ग्लास ग्लूकोज मुझे दे देते हैं कल की मेहनत के लिए, कल और अच्छी कहानी लाने के लिए। और अगर आप सब्सक्राइब किए हैं तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि जब मैं 9 बजे वीडियो लाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। और कल का जो मेरा सवाल था कि नोकिया कंपनी मोबाइल फ़ोन बनाने से पहले क्या बनाती थी, तो इस पे वासु जी ने फिर से एक बार, लगातार तीसरी बार वासु जी विजयी रहे हैं, विजेता रहे हैं। नोकिया कंपनी जो है मोबाइल फ़ोन बनाने से पहले टॉयलेट पेपर बनाती थी। तो इस सवाल का सबसे सही जवाब दिया है वासु जी ने, और सबसे कम समय में दिया है। तो वासु जी आपको लाख लाख बधाई है। और बस आज की कहानी में बस इतना ही। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।